हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और इन प्रश्नों में जो आज हमें जितने भी हम 5 प्रश्न लिए हैं वो महान्यायवादी और कैग, जिसको आप कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, इसी टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों पर हम जो है चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे विधिवत तरीके से। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी क्या होता है। तो इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं। संघ का विधि मंत्री ये नहीं होगा, विधि सचिव भी नहीं होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन विधिक अधिकारी ये भारत सरकार के नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो सबसे पहले महान्यायवादी की नियुक्ति अगर हम बात करें तो नियुक्ति इनकी जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और भारत का महान्यायवादी जो होता है ये वो उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। और कौन नियुक्त करता है इस व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति इस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देगा, तो जो भारत सरकार का विधिक अधिकारी होगा। तो अभी अभी आपने देखा कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर बात करें कि महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में डिफाइन है, तो संविधान का अनुच्छेद 76 इसमें महान्यायवादी की बात की गई है। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इन सभी में हमें ये देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग लेगा लेकिन जो है मतदान नहीं करेगा, किसी भी विधेयक पर मतदान नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री संसद का ही सदस्य होता है। प्रधानमंत्री संसद का ही सदस्य होता है, तो इसलिए ये मतदान कर सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष ये भी जो है मतदान कर सकता है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी मतदान कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये मतदान कर सकता है, लेकिन ये साधारण परिस्थितियों में मतदान नहीं करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है ये साधारण परिस्थितियों में मतदान नहीं करता है। इसके मतदान करने का तरीका ये बताया गया है कि जब कोई भी विधेयक बराबर की स्थिति में दोनों पक्षों में बराबर मतदान होता है तो निर्णायक मत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। तो कुल मिलाकर के इसमें ये बात की जा रही थी कि मतदान नहीं कर सकता है, तो ये मतदान कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में करे लेकिन कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी जो है वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेगा किंतु मतदान नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब हम देखेंगे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 52, दूसरा दिया अनुच्छेद 61, तीसरा अनुच्छेद 76 और चौथा अनुच्छेद 148। तो इन सभी विकल्पों को एक बार हम देख लें। तो अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति की बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 61 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 में हमारे भारत का कैग के बारे में बताया गया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार के द्वारा व्यय किए जाने वाले सभी व्ययों का जो है नियंत्रण रखता है, यही होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
तो अनुच्छेद 48 भी नहीं होगा। तो सभी ऑप्शन आप देख लिए तो कौन सा बचता है? अनुच्छेद 76। इससे पहले भी बताए थे कि अनुच्छेद 76 जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में बात करता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है का मतलब गलत है। ऐसा आपको इसमें फैक्ट या तथ्य देखना है जो गलत है। तो महान्यायवादी के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही हैं? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। वह भारत सरकार के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का पक्ष लेता है। वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष को रखे, चाहे किसी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, क्योंकि उच्च न्यायालय हर राज्य में होता है। तो प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में जो है वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये तो अभी आपने देखा कि वह संसद की किसी भी कार्यवाही में जो है वो भाग ले सकता है। तो ये भी सही है। वह संसद की कार्यवाही के दौरान उस पर मतदान कर सकता है या मतदान करने का अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, वह मतदान तो कभी नहीं कर सकता है। जो महान्यायवादी होता है वो संसद के सदन में भाग लेगा किंतु उस पर मतदान नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा था तो गलत यही है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग लेगा लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक है? संवैधानिक है का मतलब जिसको संविधान में दर्शाया गया है, जिसको संविधान में किसी ना किसी जगह पर डिफाइन किया गया है वही संवैधानिक कहलाता है या सांविधिक कहलाता है। तो इसमें से आपसे ये पूछा गया कि कौन सा संवैधानिक है। तो महान्यायवादी जो है ये संवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा है। महाधिवक्ता की बात करेंगे तो ये भी संवैधानिक है, ये संविधान के अनुच्छेद 165 में लिखा है। और महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। जो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी लिखा होता है, महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का जो है विधिक अधिकारी होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 165 आपने देख लिया है। तो अनुच्छेद 76 किसके संबंध में है? तो महान्यायवादी के संबंध में है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के संबंध में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका संबंध अनुच्छेद 148 है। तो एक ही विकल्प बचता है इसमें, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का हमारे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। इसके लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि ये महान्यायवादी की सलाह के लिए एक व्यक्ति होगा जो सॉलिसिटर जनरल होगा, महान्यायवादी की का जो सहायक होगा, ये बस इतना कहा गया है और इसको कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? अब यहाँ से महान्यायवादी के प्रश्न जो थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 से इसका संबंध है। 148 में जो है कैग को डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति करता है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में काम करता है? तो लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, या प्राक्कलन समिति, या विशेषाधिकार समिति। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो है, लोकलेखा समिति 22 सदस्यों की एक समिति होती है जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इस समिति का जो कार्य होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशन में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये लोकलेखा समिति का निर्देशक या मित्र या दार्शनिक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोकलेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखेंगे एक बार फिर से कि लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और बाकी जो 7 सदस्य बचते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? प्रतिवेदन का मतलब है कि इनका जो भी काम है ये अपने काम का विवरण किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को,
गलत, प्रधानमंत्री को ये भी गलत, वित्त मंत्री को ये भी गलत। ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं। जो भी इनके द्वारा कार्य होता है तो अपने कार्यों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है, या किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आपसे इसमें यह पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो सभी विकल्पों एक बार देख लें। अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 80 अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 79 जो है संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा से। इसके अलावा अनुच्छेद 165 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 165 जो है ये महाधिवक्ता से संबंधित है। जो राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, तो ये महाधिवक्ता से संबंधित है। तो एक ही अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में ये लिखा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और उसके जो भी कार्य हैं उसकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सभी चीज़ों की जो चर्चा कहाँ पर की गई है, तो इन सभी चीज़ों की चर्चा अनुच्छेद 148 में की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12 जो कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। कितनी आयु निर्धारित की गई है? अर्थात कहने का मतलब है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितनी उम्र तक जो है कितनी उम्र तक जो है वो अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर उम्र पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी उम्र, या उसका हम ऐसे कहें कि कार्यकाल उसका, यहाँ पर कार्यकाल होना चाहिए था, कार्यकाल उसका कितना होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। अधिकतम आयु की अगर हम बात करें, वैसे इसका विकल्प जो है विकल्प ये सही होगा। इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, लेकिन हम इसी में समझ लेंगे कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। पहली बात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साधारणतया ये 6 वर्ष की अवधि के लिए ये नियुक्त होता है। इसके अलावा 65 वर्ष, यहाँ लिखा 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो या तो उसका 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए, अगर वो 65 वर्ष पूरा कर जाता है, अगर वो 65 वर्ष उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो 6 वर्ष से पहले भी उसको उसके पद से हटना पड़ेगा या उसका पद खाली हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल जो इसका होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो वो अपने 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर ले या 65 वर्ष की उम्र को पूरा कर ले। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13, जिसमें दिया गया है केंद्र सरकार के व्यय को कौन नियंत्रित करता है, या केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो संसद में। तो संसद में नहीं होती है। संसद की बात कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 79 में। उसके बाद राष्ट्रपति की बात कहाँ है? तो राष्ट्रपति की बात की गई है अनुच्छेद 52 में। और फिर बचता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसी की बात जो की गई है अनुच्छेद 148 में की गई है। और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? केंद्र सरकार को नियंत्रित करने की व्यय की शक्ति जो है व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है। अब हमारा ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे हैं वर्तमान समय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हमारे वर्तमान समय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान समय में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14 कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो अभी भी हमने देख लिया कि कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कि भारत के वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहर राव, वी नरहर राव जो थे ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यानी कैग भारत के पहले कैग कौन बने थे? जो है वी नरहरी। और वर्तमान समय में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू।
वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले राजीव महर्षि थे। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले शक्तिकांत दास थे, या नहीं, शक्तिकांत दास नहीं, सॉरी, शक्तिकांत शर्मा थे। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, पहले ये थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू से राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि थे से पहले शक्तिकांत वर्मा थे। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 बात करता है कि भारत वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। ये शायद लास्ट प्रश्न हमारा होगा आज का। तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। इन्हीं की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 76 में, जिनको कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उस व्यक्ति को जो भारत सरकार का या भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। इसके अलावा और हम बात करें तो ये तो वर्तमान हो गए के वेणुगोपाल, ये वर्तमान महान्यायवादी हो गए। इसके अलावा आपसे बात करें कि पहले महान्यायवादी कौन थे, तो पहले महान्यायवादी जो थे वो एम.सी. शीतलवाड़ थे। ये पहले महान्यायवादी, भारत सरकार के पहले महान्यायवादी हैं एम.सी. शीतलवाड़। यहाँ पर शायद द लिख गया है, तो द नहीं ड होना चाहिए था। एम.सी. शीतलवाड़ ये जो है पहले महान्यायवादी भारत के हैं। इसके अलावा अब हमारा शायद ये लास्ट प्रश्न था। हाँ, ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं हमारे भारत के वर्तमान समय के महान्यायवादी, और इन्हीं का नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। तो भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने आज देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप हल किए होंगे और सभी प्रश्नों में या कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।